टुडे अवर टॉपिक विल बी डिस्पर्जन। कल हमने किया था सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, उसमें एवरेज किया था हमने। अब यही एवरेज का एक एडवांस वर्जन होता है आपका डिस्पर्जन। अब देखो डिस्पर्जन बेसिकली होता क्या है आपका, एक सेकेंड जस्ट। देखो, एवरेज डज नॉट टेल द फुल स्टोरी, इट इज हार्डली फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मास अनलेस वी नो द मैनर इन विच द इंडिविजुअल आइटम स्कैटर्ड अराउंड इट। देखो डिस्पर्जन का मतलब ही आपका होता है किसी चीज का फैलाव आपका कितना है, स्कैटर्डनेस कितनी है। यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, ये देखो, लिटरल मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन इज स्कैटर्डनेस। इसके अकॉर्डिंग आप क्या बताते हो, यहाँ पर जो आपके पास डेटा है या जो भी आपकी एवरेज है या फिर आपके डेटा के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके वो कैसे हैं, होमोजेनिटी के हैं, हेट्रोजेनिटी में, यानी कि जो आपका डेटा है वो कितना सिमिलर है और कितना आपका डिफरेंट है। यहाँ पर ये पता चलता है आपके जो ये आपको डायग्राम दिखा होगा इसके अंदर, ये वाला देखो, यहाँ पर जो डिस्पर्जन है इस वाले इसके अंदर, यानी कि इस तरीके से कितना है आपका बहुत ज्यादा फैला हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब वाइड डिस्पर्जन। और वाइड डिस्पर्जन में क्या होगा, जो आपका डेटा है बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है यहाँ पर, तो यानी कि डेटा के अंदर आपकी जो रिलायबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम है आपकी। आपको जो एवरेज है यहाँ पर वो आपके डेटा को थोड़ा कम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो ये वाला है आपका क्लोज डिस्पर्जन यहाँ पे, यानी कि जो स्कैटर्डनेस है इसके अंदर वो आपकी कम है। यानी कि जितनी ज्यादा स्कैटर्डनेस आपकी कम रहेगी, लो द स्कैटर्डनेस, ग्रेटर विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। डेटा उतना ही आपके इसको डेटा को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर जो आपकी एवरेज है। तो दस द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मस्ट बी सपोर्टेड एंड सप्लीमेंटेड बाय सम अदर मेजर्स। तो आपका जो एवरेज है यहाँ पर वो इतने अच्छे से आपके डेटा को रिप्रेजेंट यहाँ पर कई बार नहीं कर पाता है, उसी के लिए यहाँ पर दूसरा मेथड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डेट इज योर डिस्पर्जन। वन सच मेजर, उसके लिए दूसरा जो मेथड है वो है आपका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का जो लिटरल मीनिंग है वो आपका स्कैटरनेस, ये आइडिया देता है आपको किस चीज के बारे में, होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है आपका सिमिलर, यहाँ पर डेटा कितना सिमिलर है, एंड हेट्रोजेनिटी डेटा कितना आपका डिफरेंट है आपका। डिस्पर्जन ये कुछ नेम है, ये आपको पता होना चाहिए, स्कैटर्ड, स्प्रेड, वेरिएशंस, मेजर द आइटम्स वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डिस्पर्जन ना देकर आपके कहीं भी आपको अगर कोई दूसरे नेम मिलते हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बहुत कई बार बहुत ज्यादा चांसेस में मैंने देखा है कि दूसरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि बच्चा कितना अवेयर है चीजों से ये चेक करने के लिए। तो इट मेजर द डिग्री ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब भी क्या होता है आपका चेंज, कितना डेटा आपका डिफरेंट है, वो उसकी डिग्री को ही मेजर करना आपके डिस्पर्जन का यहाँ पर काम है। देखो ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या रहेंगे आपके, टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। एवरेज जो आपने निकाली है वो रिलायबल कितनी है आपकी, यानी कि द मेजर ऑफ वेरिएशन अनेबल अस टू फाइंड आउट इफ द एवरेज इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। देखो इसमें कैसे पता चलेगा आपका डिस्पर्जन जो है वो आपको आइडिया देगा आपकी एवरेज के वैल्यू में, आपके एवरेज की वैल्यू के बारे में। यहाँ पर कैसे, उसकी स्प्रेडनेस, अगर डिस्पर्जन यानी कि जो स्कैटर्डनेस है अगर वो स्मॉल है, स्मॉल डिस्पर्जन है, तो उसके केस में क्या रहेगा, जो भी आपकी डेटा वैल्यूज है वो क्या है आपकी क्लोजर टू द सेंट्रल वैल्यू। आपकी वैल्यू जितनी ज्यादा उसमें क्लोजर रहेगी वो चीज, यानी कि वो एवरेज यानी कि सेंट्रल वैल्यू की उतनी ही पास वो आपकी वैल्यू, और जितनी पास होगी उतनी ही उसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि डिस्पर्जन हमेशा आपको कम चाहिए, उतनी ही रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, हर एक चीज आपकी वहां पर एक्यूरेट मिलेगी आपको। और जितनी ज्यादा डिस्पर्जन आपका यहाँ पर लार्ज रहेगा, डेटा वैल्यू जो है आपकी मोर डेविएटेड फ्रॉम द सेंटर वैल्यू, वो सेंट्रल वैल्यू से उतनी ही दूर रहेंगी आपकी डेटा वैल्यू। और जितनी दूर, इसका मतलब आपका जो डेटा है या फिर जो आपका एवरेज इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा, हैंस नॉट क्वाइट रिलायबल। इसका मतलब कि डेटा आपका रिलायबल यहाँ पर नहीं है। तो हर एक सिचुएशन में आपकी बेस्ट सिचुएशन रहेगी डिस्पर्जन इज स्मॉल। यहाँ पर टू कंट्रोल द वेरिएशन ऑफ डेटा फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, कैसे, the measure of variation help us to determine the cause and the nature of variation so as to control the variation itself। कि आपकी जो डेविएशन है या आपकी जो वेरिएशन है डेटा की वो कितनी स्कैटर्डनेस है, कम है, ज्यादा है, फिर आप उसकी हेल्प से क्या निकालोगे कि ये अगर डेटा हमारा एवरेज से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है तो रीजन क्या है उसका। हर एक चीज का एनालाइजेशन आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो वेरिएशन को। आगे और ज्यादा वेरिएशन हो और ज्यादा वेरिएशन अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन इजीली control that।
नेक्स्ट इज यू कैन डू दैट इज कंपेयर टू और मोर सेट ऑफ डेटा रिगार्डिंग द वेरिएबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, दो डेटा के सेट को आप इजीली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, किसके अंदर ज्यादा आपका कौन सा डेटा सेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज को, कौन सा डेटा सेट आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जिसका डिस्पर्जन ज्यादा होगा वो नहीं कर रहा है रिप्रेजेंट, जिसका डिस्पर्जन आपका कम है वो इजिली आपके डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। टू ऑब्टेन द अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ डेटा। अब यहाँ पर डिस्पर्जन यानी कि वेरिएशन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो टू कंप्यूट अदर स्टैटिस्टिकल मेजर। अब इसके बहुत सारी चीजें हैं, आगे आप ये सारे पढ़ोगे, उनके लिए आपका डिस्पर्जन एक बेस की तरह काम करेगा यहाँ पर, जैसे कि आपका रिग्रेशन, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड सोन। ये सारी के सारी चीजें आपके टॉपिक्स आगे हैं जो हम आगे कवर करेंगे। देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन। आपका रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, यानी कि आपकी फ्लक्चुएशन से यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो बहुत थोड़ी बहुत इफेक्ट होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर मीन होता है, तो ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, आपका बेस्ड ऑन सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर चलेगा, यहाँ पर जितना भी डेटा है सभी को लेकर चलेगा। एमेनेबल टू फर्दर मेथड, आपको ऑब्वियसली बात है इसकी हेल्प से, मैंने आपको बताया रिग्रेशन हो गया, एस्टिमेशन हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, इनकी हेल्प से आप आगे की फर्दर ट्रीटमेंट यहाँ पर करोगे। Affected as little as possible by fluctuations of sample. If you will change or you will do the adulteration and modulation in your samples, तो आपका dispersion यहाँ से बहुत ज़्यादा effect आपका नहीं होना चाहिए। Changes can be done but as little as possible. Not be affected by much extreme observations. Extreme बहुत ज़्यादा observation से इसके ऊपर ज़्यादा effect आपका नहीं आना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, characteristics होते हैं आपके dispersion के। अभी यहाँ तक के पॉइंट में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो चांसेस उसके कम है, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपको समझने के लिए डिस्पर्जन होता क्या है। अगर इसकी डीपली मीनिंग आपके या डीपली अंडरस्टैंडिंग है तो ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। बस यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट दिस थिंग विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ से बनते हैं अब आपके क्वेश्चंस। टॉपिक जो स्टार्ट हुए हैं, द वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर एब्सोल्यूट मेजर और आपके रिलेटिव मेजर। रिलेटिव में सारे के सारे आपके कोफिशिएंट आते हैं, जितनी भी चीजें हैं इनको आप एक एक पढ़ोगे। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट, और यहाँ से यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चन। देखो, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं आपके। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है आपका, विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ अ सीरीज एज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट मेजर। जिस भी डेटा को आप ओरिजिनल यूनिट्स की सीरीज में आप क्या करते हो, टर्म करते हो, एक्सप्रेस करते हो, दैट इज योर एब्सोल्यूट मेजर। Such measures are not suitable for comparing the variability of the two distributions which are expressed in different units of measurement. अगर कोई भी चीज़ें आपकी different unit of measurements में आप इसको express करोगे तो उस data set को आप compare करने के लिए यहाँ पर use नहीं कर सकते। ये इसका एक disadvantage होता है आपका। जबकि relative measure में क्या होता है आपका, यहाँ पर आप comparison कर सकते हो basically two यहाँ पर distributions को। Doesn't matter जो उनको even if they are measured in the same units or we compute the relative measure of dispersion इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यही रीजन होता है कि हमेशा हम रिलेटिव मेजर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर होता क्या है ये आपका, इसके अंदर हम रेशो और परसेंटेज में जब अपने डेटा को यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, दैट विल बी योर रिलेटिव मेजर। प्योर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में रहेगा। इसके अंदर एब्सोल्यूट के अंदर ओरिजिनल यूनिट्स, रिलेटिव के अंदर आपकी रेशोज और परसेंटेज आपके। और करेक्टरिस्टिक्स है आपके कुछ आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन के, जो क्या है आपके, सिंपल सी बात है, जो भी आपका डिस्पर्जन है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, आपका सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होना चाहिए, फ्लक्चुएशंस उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स है आपके वही यहाँ पर सारी चीजें हैं आपके, यही आपके मेरिट्स हो जाएंगे यहाँ पर कि आगे आप इसे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर पाओ, इजीली कंप्यूट कर पाओ इसे, जो कंप्यूटर है वो भी इसको इजीली कंप्यूट कर ले, यहाँ पर सामने वाले को ये अच्छे तरीके से हम डेटा को कंप्यूट कर कर दे सके तो उसको समझ में भी आए वो आपका। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके एक अच्छे आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। अब देखो, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी। सिलेक्टेड आइटम्स के बेस पर रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं ये कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कौन सी चीजें हैं, रिलेटिव में कौन सी चीजें हैं, ऑन बेस्ड ऑन सिलेक्टेड आइटम्स या फिर बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स के बेस पर क्या क्या चीजें हैं आपकी। एवरीथिंग यू शुड नो।
रिलेटिव मेजर में आप क्या आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और बेस्ड ऑन ऑलरेडी यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव में सारे के सारे आपके कोफिशिएंट आएंगे, वहां पर सारे आपके विदाउट कोफिशिएंट यानी कि ओरिजिनल यूनिट्स आएंगी आपकी सारी। नाउ ये होता है रेंज आपका। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आया है, मतलब ऑल्टरनेटिव टर्म्स में मैंने देखा है, अगर 5-6 शिफ्ट है तो 1 या 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से उठाकर देते हैं रेंज से, क्योंकि ये आपके ना जो 10% आपका सिलेबस जो आता है पेपर, इजी पेपर के उसमें आता है। सबसे सिंपल जो फॉर्म है आपका, जो सबसे सिंपल मेजर है डिस्पर्जन का, दैट इज योर रेंज। रेंज क्या है आपका, सिंपलेस्ट, वो मैंने बता दिया। इसमें कुछ नहीं करते, यहाँ पर जो आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज योर रेंज, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस ही यह आपका रेंज होता है। अब कोफिशिएंट में जहां भी आप जाओगे, कोफिशिएंट में आप क्या करते हो, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कंपेयर करने के लिए वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को गिवन इन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला है। अब इसका फॉर्मूला नहीं आता कभी, फॉर्मूला हमेशा कोफिशिएंट के मिलेंगे आपको। पूरी स्टैट्स के अंदर आपने अगर देखोगे तो कोफिशिएंट के फॉर्मूले आपके ज्यादा पूछे गए हैं, सिंपल फॉर्मूले, एब्सोल्यूट टर्म से फॉर्मूले आपके कम पूछे गए यहाँ पर। तो कोफिशिएंट के अंदर फॉर्मूला सिंपल क्या बन जाएगा, लोएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू में 100। कोफिशिएंट के अंदर हमेशा जो सेम चीज ऊपर है नीचे भी सेम, बस आपका ऊपर माइनस नीचे प्लस। रेंज ये आपके क्या है, सिंपलेस्ट है, आपकी सभी मेजर जितने भी आपके मेजर है आपके डिस्पर्जन के, सबसे सिंपल आपका रेंज होता है। इसमें डिफरेंस होता है आपका दोनों का, ये तो दोनों चीज आपकी रिपीट दी हुई है यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसके अंदर डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या तो आपको पहले से ही पता है कि जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो आपके मेजरमेंट की यूनिट्स पर डिपेंड होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हो आप, अरे यार रिपीटेड है, एक सेकेंड, यूजेस देखो इसके। यूजेज ऑफ रेंज में क्या रहेगा, एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज इट्स एप्लीकेशन इन अ नंबर ऑफ फील्ड्स वेयर द डाटा हैव स्मॉल वेरिएशंस लाइव इन द स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस के आप देखते हो। इसमें देखो वेरिएशंस तो होती हैं इसमें, लेकिन जो वेरिएशंस होते हैं ना मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर वेरिएशंस कंटिन्यूसली होती रहेंगी। आप देखो इस तरीके से वो होता है, चलता रहता है स्टॉक मार्केट का, तो वेरिएशन तो कंटिन्यूसली, लेकिन जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी वो आपको बहुत छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, क्योंकि इसी की स्टडी आपको कॉम्प्लिकेट कर देती है आपके शेयर मार्केट को। क्योंकि इन कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती है, फ्लक्चुएशंस को स्टडी करना थोड़ा आपके लिए टिपिकल होता है यहाँ पर। तो जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं आप, या फिर मनी रेट्स में, रेट ऑफ एक्सचेंज में वेरिएशंस होते रहते हैं यहाँ पर, इनकी स्टडी करने के लिए बेसिकली क्या यूज किया जाता है, आपका रेंज। अब इंडस्ट्री के अंदर for statistical quality control of the manufactured product by the construction of R chart। R chart क्या है आपका, चार्ट फॉर रेंज ही आपका R chart बोला जाता है यहाँ पर। सबसे ज्यादा इसको जो आपका डे टू डे लाइफ के अंदर हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं आपके रेंज को। रेंज इज ऑल्सो यूज अ वेरी कन्वीनियंट मेजर फॉर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर वेदर फोरकास्टिंग वेदर। अब देखो इसका जो एक क्वेश्चन एक बार आया था, एक ही बार आया इसका क्वेश्चन अभी तक आज तक, वो भी 3 साल पहले आया था, कि आप जो रेंज को यूज किन किन फील्ड्स के अंदर यहाँ पर यूज किया जाता है, और बेसिकली सबसे ज्यादा यूज किस चीज के लिए किया जाता है। तो डे टू डे लाइफ में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है यहाँ पर। बाकी बहुत सारी अदर टर्म्स में जिनका जैसे मैंने आपको बता दिया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, आपका मनी रेट्स हो गया, जहां पर भी आपकी फ्लक्चुएशंस होती हैं वहां पर आपके बेसिकली रेंज को यूज किया जाता है चीजों के अंदर। मेरिट्स क्या रहेंगी आपकी, सिंपल है आपका, सिंपल मेथड है आपका, रिजिडली डिफाइन है, आपका रिजिडली डिफाइन है, यही आपका रीजन होता है कि फ्लक्चुएशंस के इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता जाता। इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, लिटिल और रिक्वायर वेरी लिटिल कैलकुलेशंस, बहुत सी छोटी सी कैलकुलेशन इसके अंदर रिक्वायर होती है कि लोएस्ट वैल्यू माइनस लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, बस इतनी सी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होती है। डिमेरिट्स क्या रहेंगे आपके, नॉट बेस्ड ऑन एंटायर सेट ऑफ डेटा, पूरे डेटा के सेट को यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। जितना आपके पास डेटा है उसमें से आप बस क्या ले लेते हो यहाँ पर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, पूरे डेटा को तो यूज ही नहीं किया जाता यहाँ पर। वेरी मच इफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस। अब देखो फ्लक्चुएशन से ये इफेक्ट तो होता है, कम इफेक्ट होता है, लेकिन इफेक्ट यहाँ पर वेरी मच तो नहीं आएगा, गलत है यहाँ पर, ये इफेक्ट होता है आपका। अभी अगर मैं शेयर मार्केट्स की ही बात करूँ, यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस होती है इसके अंदर इस तरीके से, अगर ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन, लेकिन थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपके पूरे डेटा को या फिर आपकी पूरी स्टडी को यहाँ पर खराब कर सकते हैं। यही फ्लक्चुएशन आपके लॉस और प्रॉफिट का रीजन बन जाते हैं यहाँ पर। तो फ्लक्चुएशन की वजह से कई बार जो आप डेटा लेते हो उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से जो आपका रिजल्ट होता है या फिर जो फोरकास्ट
फोरकास्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है आपकी फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपल। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कंपोजिशन ऑफ सीरीज और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद इन द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज तक यहाँ पर हम नहीं लेकर जाते हैं रेंज के अंदर, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू क्यों नहीं लेकर जाते, क्योंकि इसके अंदर एंटायर डेटा को नहीं लिया जाता। आप सिर्फ 2 चीज़ इसके अंदर ढूंढते हो और उसी के बेस पर आगे करते हो। तो एक तरीके का ना अनरिलायबल डिस्पर्शन आपको मिलता है यहाँ पर, फेयरली अनरिलायबल चीज़ें हैं आपकी, बिल्कुल एक्यूरेट आप यहाँ पर नहीं लेके जा सकते इस चीज़ को। कैन नॉट भी आप ओपन एंडेड क्लास के अंदर तो लेते ही नहीं हो, आपके 0 to 50 हो गया, 0.65 हो गए, इनके अंदर हम इसको यूज ही नहीं करते आपके। नॉट सुटेबल, अब देखो इसका रीजन ये है, यहाँ पर आप एक्सट्रीम वैल्यूज को यहाँ पर लेते नहीं हो, एंटायर डेटा को लेते नहीं हो, तो उसके बेस पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो थोड़ा अनरिलायबल मिलेगा। और अनरिलायबल चीज़ों के ऊपर आप फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करोगे तो वो आगे जाकर भी चीज़ें आपकी गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो एक्यूरेसी आपकी एक तरीके से कम हो जाती है इसके अंदर, इसलिए आपका सुटेबल इसको नहीं माना जाता फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए। Very sensitive to the size of the sample, as sample size increase the range tends to increase through नॉट प्रोपोर्शनली, कि जिस अकॉर्डिंग आपका सैंपल साइज बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग जो रेंज होता है वो भी उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में आपका नहीं बढ़ता या फिर नहीं चेंज होता आपका। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस होती है भाई वो तो आपकी क्या है, लिमिटेशंस फ्लक्चुएशंस है। तो यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें वही की एक्यूरेसी का यहाँ पर पंगा पड़ जाता है कि भाई जितना सैंपल साइज हमारा चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है, हमारा जो रेंज है उस हिसाब से फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जो कैलकुलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर नहीं है। रेंज इज टू इंडेफिनिट टू बी यूज्ड एज अ प्रैक्टिकल मेजर। यही रीज़न होता है कि प्रैक्टिकली के लिए, प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए हम रेंज को यूज़ नहीं कर सकते, इसको डेफिनेट टूल नहीं माना जाता आपका। तो ये हो जाती हैं आपकी डिमेरिट्स ऑफ योर रेंज। यहाँ पर आपका रेंज खत्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पर इसके अब आपने सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। यहाँ पर हमेशा इसके आज तक जो भी क्वेश्चन बना है सिर्फ फॉर्मूले से बना है आपका। तो क्वार्टाइल रेंज आपका, क्वार्टाइल क्या रहता है आपका, इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन अपर क्वार्टाइल जो आपका Q3 है एंड लोअर क्वार्टाइल Q1 है। देखो क्वार्टाइल बेसिकली इस तरीके से होता है, मैंने कल बताया था, Q1, Q2, Q3, Q4, यानी कि 100% को आप यहाँ पर अपने डेटा को 4 भागों में बांट देते हो और एक डेटा आपका ये क्या हो गया, 25, 25, 25 एंड 25। अगर Q1 2 है, अगर हम Q2 की बात करेंगे तो ये अपने आप में क्या होता है, 50% होता है, क्योंकि इसके अंदर Q1 ऑलरेडी इंक्लूड है। Q3 आपका 75% बिकॉज Q3 ऑलरेडी इंक्लूड Q1, Q2। Q4 आपका ऑटोमेटिकली 100% होगा यहाँ पर। तो इसके अंदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपका अपर क्वार्टाइल Q3 को यहाँ पर आपका अपर क्वार्टाइल बोला जाता है एंड द लोअर क्वार्टाइल। देखो 50%, अब आपका इसके अंदर ना ये 50% है, तो यहाँ पर एक तरीके से मीडियन को Q2 ही मानते हैं हम, क्योंकि मीडियन का काम क्या क्या होता है, आपके पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना यहाँ पर। तो 50% में आपका जो डेटा है वो 50%, यानी कि 50% का रेंज एक साइड है, 50% का रेंज दूसरी साइड है यहाँ पर आपका। तो क्वार्टाइल इसलिए Q3 को यहाँ पर माना गया है आपका अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल Q1 है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका देखो Q3 कितना है, 75, Q1 आपका Q2, तो यहाँ पर क्या निकल के जाएगा आपका Q2 जो कितना होता है आपका 50% होता है यहाँ पर। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटर क्वार्टाइल रेंज और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल ये वाला है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2 क्वार्टाइल डेविएशन होता है। इसका दूसरा नेम क्या है आपका, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है आपका, n+1 डिवाइडेड बाय 4 nth ऑब्जर्वेशन। थर्ड क्वार्टाइल में आपका 3 है। इनकी डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूलेज यहाँ पर आप सारे के सारे याद रखोगे यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ पर कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन में ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, ये आपका पहले बता दिया मैंने। इंटर क्वार्टाइल रेंज ही आपका Q3 - Q1 और ये कोफिशिएंट आपका Q3 - Q1, Q3 + Q2। ये इसका ट्रेस कर देखो, 2 से 2 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बचेगा आपका Q3 - Q1, Q3 + Q2। अब इसमें जो चीज़ याद रखोगे, अगर दोनों फॉर्मूलेज में से वैसे तो एक ही आएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद रखना है यहाँ पर कि अपॉन में 2 भी है तो वो भी सही है आपका, बेशक वो आगे जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा, बट फॉर्मूले के अंदर अगर देते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बसा रहता है, इस वाले फॉर्मूले पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पर दोनों ध्यान रखना है इसके अंदर।
मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, देखो क्वार्टाइल डेविएशन आपका ये भी जैसे रेंज है इसी तरीके से आपका इजीली कैलकुलेट हो जाता है। यू जस्ट नीड टू नो द वैल्यूज, Q3 क्या है, Q1 क्या है, वो आपके पास है, यू कैन इजीली कैलकुलेट योर डेविएशन। तो इजी, क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। अब देखो, as against range which was based on two observations only, quartile deviation make us 50% of the data and such is obviously a better measure than range। रेंज के अंदर क्या ले रहे थे आप, बस एक लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सिर्फ दो वैल्यू। लेकिन क्वार्टाइल के अंदर आप क्या ले रहे हो, 50% वैल्यू ले रहे हो। एटलीस्ट रेंज से ये थोड़ा बेटर मेजर है क्योंकि इसके अंदर कम से कम 50% डेटा को तो आप यूज कर रहे हो यहाँ पर। सिंस क्वार्टाइल डिवीजन इग्नोर्स 25% ऑफ डेटा, अब देखो 50% लिया, 50% तो अभी भी इसका है एक तरीके से। जो 25% है वो तो अभी भी 25 से ज़्यादा परसेंट इन्होंने अभी भी इग्नोर कर दिया डेटा को। तो 100% एक्यूरेट अभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके नॉट अफेक्टेड बाय ऑल एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन इन्होंने अभी भी इंक्लूड नहीं किए इन्होंने। और हमारा जो रेंज था वो ओपन एंडेड क्लास के साथ हम उसको कंप्यूट नहीं कर सकते थे, लेकिन क्वार्टाइल डिवीजन को ओपन एंडेड क्लास के साथ कंप्यूट यहाँ पर किया जा सकता है आपका। तो ये आपका अकेला ये क्वार्टाइल डिवीजन इकलौता एक ऐसा मेथड है आपका जिसमें ओपन एंडेड क्लास के डिस्ट्रीब्यूशन को आप डील कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो यहाँ पर। बाकी आप मीन डिवीजन ले लेना, स्टैंडर्ड डिवीजन ले लेना, रेंज लेना, कोई भी मीन भी आपका ओपन एंड क्लास के साथ यहाँ पर कंप्यूटेशन आपको नहीं देता है। सिर्फ क्वार्टाइल डिवीजन इज द ओनली मेथड दैट विल कंप्यूट द ओपन एंडेड क्लास। सिर्फ एक ही मेथड जाता है इसके साथ आपका। डीमेरिट्स क्या रहेंगे आपके, देखो जो 25% डेटा आपने छोड़ दिया है इसमें वही इसका डीमेरिट है क्योंकि इसके अंदर सारी ऑब्जर्वेशंस अभी भी आपने नहीं ली है आपकी। तो रिलायबल मेजर तो अभी भी नहीं रहा आपका, रिलायबल मेजर आपको अभी भी नहीं बोल सकते इसका। फ्लक्चुएशंस इसके अंदर होती है आपकी और इफेक्ट होता है आपका डेटा, चाहे थोड़ा ही सही बट इफेक्ट तो होता ही है यहाँ पर। और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आगे फर्दर चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट इज योर मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। अब देखो मीन डेविएशन मैंने आपको कल बताया था कि मीन क्या होता है। मीन बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक एवरेज ही होता है आपका जो आप कैलकुलेट करते हो। तो एज ऑलरेडी पॉइंट आउट द टू मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस, तो मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज योर रेंज एंड क्वार्टाइल रेंज आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। इन दोनों की डीमेरिट क्या आती है, यहाँ पर आप सारी ऑब्जर्वेशंस को नहीं लेते। रेंज के अंदर आप लोएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हो, क्वार्टाइल डिवीजन के अंदर आप 50% वैल्यू लेते हो। सारी वैल्यू अभी भी नहीं ली ऑब्जर्वेशन हमने। तो इसी डीमेरिट के लिए आपका यहाँ पर लिया जाता है हमारा मीन डेविएशन, जिसके अंदर आप सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर लेते हो। तो ये जो आपका मीन डेविएशन है या फिर एवरेज डेविएशन है, इसको ओवरकम यही क्या करता है, दोनों जो ड्रॉबैक हैं आपकी इन्हीं को ओवरकम करने के लिए हमने मीन डेविएशन को यूज किया है आपका। तो as the name suggests, the measure of dispersion is obtained on taking the average of the deviation of the given values of a measure of central tendency। जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डेटा है, आप उसका सिंपली क्या ले लोगे यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन मैंने आपको बताया क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ वो एवरेज ही होता है आपका। तो इसके अंदर क्या रहेगा, आप मीन डेविएशन को ना, एक और चीज, मीन डेविएशन को तीनों चीजों से कैलकुलेट किया जा सकता है आपके, चाहे वो आपका मोड हो, चाहे वो आपका मीन हो, चाहे वो आपका मीडियन हो, तीनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपके मीन डेविएशन को। लेकिन सबसे ज़्यादा हम हमेशा इसके अंदर मीन को ही यूज़ करते हैं क्योंकि मीडियन और मोड आपकी एक एक्यूरेट फिगर यहाँ पर बेसिकली नहीं बताते, बट एवरेज थोड़ा रिप्रेजेंट करता है आपके पूरे डेटा को। इसलिए यहाँ पर मीन डेविएशन इज जनरली कंप्यूटेड फ्रॉम मीन। तो जनरली हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन को मीन से यहाँ पर कंप्यूट किया जाता है। मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ इसी को किया जाता है। ये यहाँ पर आपके फॉर्मूले हैं मीन डेविएशन के। मीन डेविएशन अगर कैलकुलेट करोगे मीन से, तो दिस वन अबाउट मीन एंड अबाउट मोड, सिंपल। इन स्पाइट ऑफ मैथमेटिकल ड्रॉबैक, इसके डेविएशंस के यहाँ पर क्या रहेंगे आपके मेरिट्स, एक तरीके से simplicity, accuracy and the fact that standard deviation gives greater weightage to the deviation from extreme observation। देखो accuracy इसके अंदर मिलती है, इसके accuracy होने के chances क्या होते हैं, यहाँ पर जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसके फेवर में बात की है यहाँ पर कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर आप यहाँ पर मीन डेविएशन को यूज कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर हम सारी ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं यहाँ पर। और जब सारी ऑब्जर्वेशंस यूज होकर हम लेते हैं, कंक्लूड करते हैं किसी चीज को, तो वो हमें एक बेसिकली 100% तो नहीं कहेंगे, 100% एक्यूरेसी पूरे स्टैट्स में आप कोई
कोई भी नहीं दे सकता आपको। ये चीज़ भी याद रखना, अगर यहाँ पर कहीं भी आपके क्वेश्चन में 100% की बात है तो 100% एक्यूरेसी आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स में किसी भी फॉर्मूले से यहाँ पर नहीं मिलती है। तो एक्यूरेसी का बस एक वेटेज आप देखोगे कि वेटेज के अंदर मीन डेविएशन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दे देता है आपके फैक्ट्स के अंदर। तो रीज़न क्या है इसका, इट इज़ ऑलरेडी बीन ऑब्जर्व विद द ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक। Mean deviation is frequently useful in computing the distribution of personal wealth in a community or a nation, since for this extremely rich as well as extremely poor people should be taken into consideration. Obviously बात है, यहाँ पर पुअर पीपल हो चाहे आपके रिच पीपल हो, सभी को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में थे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट के अंदर जो क्या है, इकोनॉमी में कोई भी हमें पॉलिसी बनानी है, कोई भी हमें प्रोग्राम बनाने हैं यहाँ पर, तो हमेशा क्या होता था, जैसे अगर हम एवरेज भी निकालते हो आप चीज़ों का, तो एवरेज के अंदर क्या लेते हो आप, सभी की जो अगर पर कैपिटल इनकम निकालोगे तो पर कैपिटल इनकम कैसे निकलती है, सम ऑफ ऑल द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ योर पॉपुलेशन, जो आपकी वर्किंग है यहाँ पर, उसके बेस पर आप पर कैपिटल इनकम निकाल लेते हो। तो इनकम के अंदर रिच हो चाहे पुअर हो, इनकम के अंदर सभी की इंक्लूड हुई है यहाँ पर, तो कंप्यूटेशन में हमने सभी को लिया है। Regardless the practical utility of mean deviation as a measure of variability, it may be worthwhile to quote that the studies related to forecasting business cycle, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, इसके बेस पर एक्यूरेसी मिलती है। अब जो पर कैपिटल इनकम हमारी आएगी, इसके बेस पर हम क्या बनाएंगे, अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, हम फोरकास्टिंग करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ रहेगी, किस बेस पर रहेंगी, हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी, जीडीपी कितनी ग्रो कर सकती है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, कोई सा भी सेक्टर किस तरीके से हो। तो फोरकास्टिंग आप इजीली कर सकते हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स में हो, बिजनेस में हो, आपकी पॉलिसीज में हो, तो ये आपकी हेल्प करता है यहाँ पर। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके बेसिकली आपके डेटा को लेकर, और इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी बेसिकली पॉलिसीज और आपकी जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आप मीन डेविएशन को या फिर एवरेज डेविएशन को यहाँ पर यूज किया जाता है आपका। These are the formulas that you need to learn, कि यहाँ पर ये वही फॉर्मूला है जो पीछे दिए हुए थे आपके, बस वहाँ पर आपकी उस टर्म में दिए हुए, यहाँ पर आपके बेसिकली दूसरी टर्म में दिए हुए हैं आपके। Here are the merits of mean deviation. सबसे पहला क्या है आपका, रिजली डिफाइंड एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। आपका क्या है, ये बिल्कुल फिक्स चीज़ें हैं आपकी, इसके अंदर कैलकुलेट और आपको अंडरस्टैंड आप इसको इजीली कर सकते हो। सबसे बड़ा इसका जो फंक्शन है वो यही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है आपका। अगर you will compare it with the range and the quartile deviation, then the mean deviation will be the better measure. The average of the absolute measure from an average iron out the irregularities of the distribution, and thus mean deviation provide an accurate and true measure. ये वही चीज़ें घूम के आपकी एक्यूरेट देगा, इजी है, रिजिडली डिफाइंड है, फ्लक्चुएट नहीं होता, आपका इफेक्ट नहीं होता आपके चीज़ों से, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर लेगा। कंपेयर विद स्टैंडर्ड डेविएशन लेस इफेक्टेड, वो चीज़ है ना कि एक्सट्रीम डेविएशन से लेस इफेक्टेड, इनकी फ्लक्चुएशंस इसके अंदर बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पर, और आप कब इसके बेस पर कंपैरिजन आप कर सकते हो। अब कंपैरिजन कर लोगे ना आप, यहाँ पर आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, आपके पास इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज है, अब लास्ट 20 साल में के या फिर लास्ट पिछले 5 साल में जीडीपी में कितने चेंजेस आए हैं, या फिर 5 ईयर प्लान जो आपके बनते हैं उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स का आपका डेटा के अकॉर्डिंग आप इजीली उनका मीन डेविएशन निकाल लोगे, वहाँ पर कंपेयर कर लोगे भाई आपकी इनकम कितनी बड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है, कितनी घटी है, बर्थ रेशो, डेथ रेशो किसकी हेल्प से होता है, ये सब कुछ मीन डेविएशन की हेल्प से यूज किया जाता है आपका। डिमेरिट्स क्या रहेंगे आपका, ये इसका मेन यहाँ पर इग्नोर द साइन ऑफ डेविएशन। मीन डेविएशन के अंदर क्या करते हो आप, यहाँ पर साइन को इग्नोर किया जाता है जब इसको हम कंप्यूट करते हैं यहाँ पर, तो इसके साइन हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं आजकल। अब इग्नोरिंग द साइन ऑफ डेविएशन इज मैथमेटिकली अनसाउंड एंड इलॉजिकल, जबकि मैथमेटिकल की अब टर्म्स में देखा जाए तो आप साइन को इग्नोर कर ही नहीं सकते यहाँ पर। तो ये चीज़ क्या होती है आपकी, एक तरीके से अनसाउंड है और इलॉजिकल है, जो इसका डिमेरिट है आपका। Not a satisfactory measure when takes about mode or while dealing with the fairly skewed distribution. Skewed distribution क्या होता है, जब आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसके केस में यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देता है, सेटिस्फैक्ट्री मेजर आपका नहीं माना जाता है आपका ये, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ही आपका नॉर्मल नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑब्वियसली बात है एक्यूरेट यहाँ पर नहीं आएगा।
सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है आपके यहाँ पर ओपोनेंट क्लास के अंदर नहीं यूज़ किया जाता है इसको। और मीन डेविएशन टेंड टू इंक्रीज विद द साइज ऑफ द सैंपल थ्रू नॉट प्रोपोर्शनली एंड नॉट सो रैपिडली एज रेंज। वही वाली डेविएशन है इसकी, जो डिमेरिट्स है जो आपकी रेंज के अंदर थी यहाँ पर। तो इसका बेसिकली एक मेरिट बस यही था, डिमेरिट, कि यहाँ पर ये साइन को क्या करता है, इग्नोर करता है। ये सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है इसका, इसी की वजह से इसको अनसाउंड माना जाता है आपका। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन से दो क्वेश्चन इनके फिक्स होते हैं आपके। एक क्वेश्चन अभी बताऊंगी, एक क्वेश्चन तो देखो सिंपल। पहले तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आप डिनोट किससे करते हो, आपका ये स्मॉल सिग्मा जो आपका लेटर होता है इस वाले साइन से उसको डिनोट किया जाता है। और ये क्वेश्चन आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात किसने की थी, कार्ल पियर्सन ने ये मेथड दिया है आपका, मेजर ऑफ डिस्पर्जन 1893। होता क्या है आपका, डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। बेसिकली देखो यहाँ से जो ये वाली चीज है ना आपकी, नहीं ये वाली मत करना, अभी मैं बताऊंगी कौन सी करना है यहाँ पर, ये वाली नहीं है। एक क्वेश्चन ये फिक्स्ड है आपका, एनटीए का फेवरेट टॉपिक, वेरिएंस ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किससे करते हो आप, सिग्मा स्क्वायर से। ये लिखा हुआ क्वेश्चन है आपके इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में, उसके स्क्वायर को एनटी के अंदर कोई सा भी पेपर उठा लेना, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 पेपर को छोड़कर सभी के अंदर ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपका फिक्स कर रखा है उन्होंने इसके। और एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपका, वही बताऊंगी डायरेक्ट। हाँ, एक इसके अंदर ये वाली चीज, रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकी जो ये वैल्यूज है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है आपकी 2/3 ऑफ सिग्मा, एमडी 4/5 सिग्मा, और आपका ये वाली चीज क्यूडी, एमडी, एसडी 10, 12, 5। इसको ऐसे याद रख लेना कि स्मॉल एमडी से मैगी क्वांटिटी, स्मॉल मैगी क्वांटिटी। तो ये आपका यहाँ पर रेशो आप ध्यान रखना, यहाँ पर 10, 12, 15 आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कुछ फिक्स चीजें हैं आपकी जो याद रखोगे। इसका एम्पेरिकल रूल होता है, आप ये वाली जो ये वैल्यूज है आपकी, अब यहाँ पर 68% ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइंस इन द रेंज ऑफ, यहाँ पर +1 में आप इसको ऐसे याद रखोगे 1, 2, 3, ये आपकी 68, ये आपकी 95, ये आपकी 99, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ जैसे भी। तो ये तो नहीं, ये 3, इसके अंदर एक और होती है, 2 और है यहाँ पर, अभी आएंगे तो मैं बताऊंगी, वरना मैं आपको इसका चार्ट बनाकर भेजूंगी। 2 और हैं इसके अंदर, वो भी आती है यहाँ पर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ओनली एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका ये वाला फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बेसिकली सिग्मा से आप डिनोट करते हो, कोफिशिएंट इसका कैसे बन जाएगा, स्टैंडर्ड अपॉन में मीन x बार आपका। This is a pure number of independent of the units of measurement and thus is suitable for comparing the variability, homogeneity, यूनिफॉर्मिटी ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। यही इसका डिमेरिट, मेरिट होता है आपका, कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हो, जो अभी तक आप बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि वेरिएशन ही क्या है, आपके क्या चेंजेस है, और चेंजेस के बेस पर ही आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि कितनी वेरिएशन है आपके डेटा सेट्स के अंदर। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ये आपका फॉर्मूला, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूले ही आएंगे इसके अंदर आपके। स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पूरे टॉपिक में कुछ नहीं आता सिवाय फॉर्मूले के यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर ये टर्म्स को यूज कर कर असर्शन रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो सारे के सारे आपके रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन यहाँ से पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे फॉर्मूले से। ये कुछ नहीं है आप, ये रहे यहाँ पर, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसको प्रॉपर याद कर लेना आपने। क्वार्टाइल डेविएशन ये आपका ऐसे है ना, क्यूडी, एमडी 50, 57, 68, 95, 99, ये चीज आपकी। और ये क्वेश्चन, ये तो ये लगा सावधान इंडिया सवाल है आपके तरीके से। क्वार्टाइल डेविएशन 0.6745 ए, यही चीज मैं आपको बता देती हूँ प्रोबेबल एरर नाम से। 0.6745 इसकी वैल्यू आपकी इतनी होती है हमेशा सिग्मा,
आगे वैसे आ जाएगा प्रॉपर्ली। इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर के साथ मिक्सअप करके कैसे बनेगा ये मैं आगे समझाऊंगी टॉपिक के साथ, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आपका रिपीटेड है सारा, लॉरेंस कर्व अब आपका नहीं रहा है ये। तो ये रहा आज आपकी जितनी भी चीज़ें, ये वाली जो पीडीएफ है मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.